हेलो टू ऑल, होप सो यू ऑल आर वेल। हम लोग नीट के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज पढ़ने जा रहे हैं और वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पहला क्वेश्चन है डीएनए इज। डीएनए कैसा होता है? बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, सिंपल है लेकिन ट्रिकी है। कई बार जल्दबाजी के अंदर बच्चे गलतियां कर देते हैं। डीएनए इज रेयरली डबल स्ट्रैंडेड। डीएनए तो भाई डबल स्ट्रैंडेड होता है, रेयरली थोड़ी होता है। और रेयरली सिंगल स्ट्रैंडेड। क्या डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है? हाँ, हो सकता है। एक वायरस है PyX174, इसके अंदर जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो क्या डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है? हाँ, कभी कभी हो सकता है, रेयरली कभी कभी सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है। ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं, रेयरली डबल स्ट्रैंडेड नहीं, ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड ऐसा भी नहीं है। तो सबसे सटीक आंसर क्या है? डीएनए इज कभी कभी सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है। इस ऑप्शंस को देखते हुए रेयरली सिंगल स्ट्रैंडेड सबसे सही और सटीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो होना चाहिए बी। क्वेश्चन नंबर 2, लेंथ ऑफ वन फुल टर्न ऑफ डीएनए। लेंथ ऑफ वन फुल टर्न ऑफ डीएनए, अब कुछ भी दे नहीं रखा है। देखिए, सबसे जो कॉमन डीएनए जो था वो बी डीएनए था, जो वॉटसन एंड क्रिक ने डिस्कवर किया था। अब कुछ दे तो नहीं रखा है। लेंथ ऑफ वन फुल टर्न ऑफ डीएनए, लेंथ ऑफ वन फुल टर्न ऑफ डीएनए, डीएनए के एक टर्न की लंबाई। तो ये कुछ क्वेश्चन में नहीं दे रखा होता है तो हम मान के चलते हैं कि बी डीएनए के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है और वो पूछ रहा है एक टर्न की लंबाई। मतलब ये जो है जिसमें 10 क्षार युग्म होते हैं, 10 बेस पेयर्स होते हैं, उसकी लंबाई कितनी होती है? तो आपको बता दूं, बी डीएनए के अंदर जो एंगस्ट्रोम में यदि लंबाई देखें हम तो कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रोम होती है। तो लेंथ ऑफ वन फुल टर्न ऑफ डीएनए, वन फुल टर्न मतलब ये यहां से लगाकर और यहां तक की जो लंबाई है ये कितनी है? तो 34 एंगस्ट्रोम होती है। बी डीएनए की बात हो रही है केवल। तो यहां पर लेंथ ऑफ वन फुल टर्न ऑफ डीएनए इज तो 3.4 34 एंगस्ट्रोम। यस, इट मस्ट बी 34 एंगस्ट्रोम। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होना चाहिए बी। क्वेश्चन नंबर 3, विड्थ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। विड्थ का मतलब है ये जो है ये कितनी होती है? आपको ऐसे भी बता सकता हूँ, ए डबल बॉन्ड टी, ये ऐसे बनाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ए डबल बॉन्ड टी, इधर क्या है? शुगर। जी ट्रिपल बॉन्ड सी, इधर शुगर, इधर शुगर, इधर भी शुगर, ये फॉस्फेट, ये फॉस्फेट। तो या तो यूं देख लो, ये 20 एंगस्ट्रॉम होती है डायमीटर, या मैं कह दूं फॉस्फेट से फॉस्फेट की दूरी। डायमीटर मतलब कई बार क्या होता है, हम डायमीटर यहाँ पर बता देते तो बच्चों को मालूम नहीं पड़ता कि डायमीटर कहाँ से है। डायमीटर ऑफ डीएनए पूछे मतलब फॉस्फेट से फॉस्फेट की दूरी, फॉस्फेट से फॉस्फेट की दूरी दोनों चेन के अंदर, ये जो दोनों चेन से इसमें फॉस्फेट से फॉस्फेट की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होती है बी डीएनए के केस में। तो विड्थ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल दे नहीं रखा है, एज्यूम करके चलते हैं कि बी डीएनए के ऊपर क्वेश्चन पूछ रखा है। तो याद रखना विड्थ ऑफ बी डीएनए इज 20 एंगस्ट्रॉम। यदि जेड डीएनए होता तो विड्थ अलग होती, राइट, वहां पर 18 हो जाती है। यहां पर बी डीएनए के लिए तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूक्लिक एसिड का खंडन किस एंजाइम से कर सकते हैं? खंडन मतलब समझते हो फ्रेगमेंटेशन। यदि हम न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करना चाहते हैं, उसका फ्रेगमेंटेशन, उसको तोड़ना चाहते हैं, तो किस एंजाइम से करते हैं? तो लाइगेज नहीं, ये तो जोड़ने वाला एंजाइम है। प्रोटीन, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। पॉलीमरेज, डीएनए रेप्लिकेशन करने वाला एंजाइम है। बचा कौन? न्यूक्लियस। तो डीएनए एसिड, न्यूक्लिक एसिड का खंडन करने वाला, फ्रेगमेंटेशन करने वाला जो एंजाइम है बेटा, वो कौन होना चाहिए? न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो सी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, मेन एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए का जब प्रतिकृतन होता है बेटा, जब रेप्लिकेशन होता है, तो वैसे तो बहुत सारे एंजाइम्स काम में आते हैं, लेकिन मेन एंजाइम कौन सा है? डीएनए पॉलीमरेज, एंडोन्यूक्लियस, डीएनए सिंथेटेज या नन ऑफ द अबव? आप सबको बता दूं, मेन एंजाइम जो है, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में, प्रतिकृतन में जो इन्वॉल्व होता है, वो कौन सा होता है? डीएनए पॉलीमरेज। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 6, टेलर डेमोन्स्ट्रेटेड सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन इन। टेलर ने सेमी कंजर्वेटिव डीएनए की अर्ध संरक्षित प्रतिकृतन विधि को किसमें दर्शाया था? तो देखो, मिशेल्सन और स्थेल ने सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन समझाया था। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए की अर्ध संरक्षित प्रतिकृतन विधि को प्रायोगिक विधि से किसने समझाया था? मिशेल्सन और स्थेल ने। और उसने एग्जाम्पल किसका लिया था? ई कोलाई को लेकर समझाने की कोशिश की थी। आर यू गेटिंग? ई कोलाई को लेकर समझाने की कोशिश की थी।
लेकिन यहाँ पर टेलर ने सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को किस में समझाया था? विक्सिया फाबा। किस में समझाया था बेटा? विक्सिया फाबा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो होना चाहिए ए, विक्सिया फाबा। द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है। तो पहले बहुत सारे जो थे वो दिए गए थे, अलग अलग मत दिए गए थे कि वो डिस्पर्सिव होता है या कंजर्वेटिव होता है, लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है कि द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए प्रतिकृतन की जो विधि होती है, जो एक्सेप्ट कर ली गई है, वो अर्ध संरक्षी होती है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है बी। अर्ध संरक्षी का मतलब क्या होता है? हर डीएनए, हर जनरेशन के अंदर, हर पीढ़ी में पिछली पीढ़ी का 50% डीएनए कंजर्व हो जाता है। क्या कहा मैंने? हर पीढ़ी में पिछली पीढ़ी का 50% डीएनए कंजर्व हो जाता है, संरक्षित हो जाता है। इसीलिए इसको डीएनए रेप्लिकेशन की इस विधि को सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। इज इट क्लियर? सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऊपर। मैं आने वाले दिनों के अंदर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के भी बहुत सारे जो है वो क्वेश्चंस लेकर आऊँगा एमसीक्यू बेस्ड, और जो दूसरे टॉपिक है बायोलॉजी के उनको भी लेकर आऊँगा जल्दी, ताकि आप लोगों की नीट लेवल की प्रिपरेशन को एक एक्स्ट्रा एज मिले। थैंक्स अ लॉट।